नेक्स्ट सर, आज के अपने अगले प्रतियोगी हैं बबलू शर्मा। बबलू जी, बबलू जी सुन रहे हैं? हाँ बबलू जी, वीडियो ऑन करें। जी जी सर, बबलू जी आपके आसपास जो आवाज है उसको बंद करवा दें। ओके सर। जी उपाध्याय। बबलू जी। हाँ सर। बबलू जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। बबलू शर्मा जी। यस सर। आप हनुमानपुर धौलपुर के रहने वाले हैं? हाँ सर। राजा खेड़ा तहसील के। यस सर। आपकी तहसील का नाम सुनते ही डर लगता है मुझे। नहीं सर, राजा खेड़ा तहसील है। क्यों लगता है? हाँ, राजा खेड़ा के नाम से डर लगता है सभी को, जो भी सुनते हैं। क्यों लगता है, बता सकते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं, सभी को लगता है। सर वो पिछली घटनाएं थी कुछ, उसकी वजह से ऐसा पूर्व धारणा बन चुकी है, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ भी बाहर के लोग एम्प्लॉय बन के वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जिसके तहसील का नाम सुनकर सर डरा जाए। लेकिन पिछले सर कुछ समय पहले वहाँ डकैतों का स्थान रहा है। चलो, बीएससी किया आपने? यस सर। बीएससी बायोलॉजी में किया आपने, और उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस में किया 2018 में। इस बीच में आपने बीएड कर लिया था। बीएड कहाँ से किया था? मैंने सर बीएड धौलपुर से किया था। धौलपुर से किया। अच्छा। एक आपने हॉबी लिखी है, टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाना। ये टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? सर, किसी कंटेंट को बच्चों के सामने प्रस्तुत करने से पहले उस कंटेंट को उसी अनुसार डिजाइन करना, ताकि वो जो भी बच्चा हमें टारगेट करना है, जिस बच्चे को हमें चाहिए कि वो बच्चा उस कंटेंट को सीखे, उस अनुसार उस कंटेंट को प्रस्तुत करना और उसका डिजाइन करना, और उसमें क्या क्या चीजें डालना है उसको निर्धारित करना टीचिंग स्ट्रेटेजी में। बॉटनी में एक्चुअल टर्म तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बॉटनी में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने से संबंधित जो पौधे हैं उनका अध्ययन कराया जाता है, इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? कौन सी बॉटनी सर? इथनोबॉटनी एक बड़ी किताब है, बहुत बड़ी, इथनोबॉटनी पर। इथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान का उपयोग सर मानव के कल्याण के लिए जो किया जाए, मानव के शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे संबंधित या मानव के स्वास्थ्य के लिए किया जाए, तब उसे एथनोबॉटनी कहते हैं। चलो, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया आपने, साइंस से शिफ्ट हो गए आप, है ना? राजनीति विज्ञान में एमए किया। मनुस्मृति के बारे में जानते क्या? नहीं सर। मनुस्मृति के बारे में नहीं जानते? नहीं सर, नाम तो सुना है मैंने, लेकिन एक्चुअली सर मैंने एमए जो किया है वो रेगुलर नहीं किया है, मैंने नॉन कॉलेजिएट किया है गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए। तो जो आरएस के अंदर इंटरव्यू में आप इंटरव्यू के अंदर ये कहेंगे, उससे काम चल जाएगा? नहीं सर, अभी वास्तविकता तो यही है सर। आपकी पॉलिटिकल साइंस में एमए की जो डिग्री है वो मान्य है ना? हाँ सर। तो फिर आपको जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। चलो कोई बात नहीं, राज्य की परिभाषा बताइए सर। मौलिक अधिकार के कंटेंट में अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। वहां राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें से सर सभी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत शामिल है। एक संस्था प्राइवेट ऑन फंडेड संस्था को छोड़कर सभी राज्य में शामिल है मौलिक कंटेंट में। मेरा प्रश्न नहीं समझे आप। व्हाट इज स्टेट? राज्य किसे कहते हैं? हाँ सर, राज्य में 4 चीजों को शामिल किया गया है सर। पॉपुलेशन, एक निश्चित एरिया होना चाहिए। और उस एरिया में किसने दी है परिभाषा? ये परिभाषा किसने दी है? ये तो सर मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो राज्य और एक शब्द होता है राष्ट्र। हाँ सर। राष्ट्र। तो राष्ट्र और राज्य में कोई अंतर है?
राज्य सर, राष्ट्र जो शब्द है वो सर कल्चरल वर्ड है, एक वैचारिक वर्ड है जिसके अंतर्गत उस राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों को, जो भी लोग उस राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उन लोगों में एक ऐसी भावना का विकास करना जिस भावना के तहत वो उस राज्य के साथ जुड़े रहे, जाति, धर्म, संप्रदाय, इन भेदभावों से मुक्त होकर उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जब जागृत होती है, तब वो नेशन या राष्ट्र के रूप में उस राज्य क्षेत्र का निर्माण होता है। यूरोप में यूनान में नेशन स्टेट्स बने, नेशन स्टेट्स, वो किस भावना को लेकर बने थे? सर मुझे सर इसकी जानकारी नहीं है। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार, व्हाट डू यू मीन बाय राइट? अधिकार से शब्द से तात्पर्य सर एक नहीं सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। और कर्तव्य? कर्तव्य एक व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करने चाहिए, जो उनके लिए जो संहिता बनाई गई है जिसके तहत वो अधिकार की मांग कर सकता है, वो कर्तव्य है। अच्छा, आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लेटो के बारे में पढ़ा है आपने? प्लेटो? नहीं सर, पढ़ा ही नहीं है। अरिस्टोटल नाम सुना है सर, मैंने पढ़ा नहीं उनके बारे। क्यों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं पढ़ी आपने एमए में? अब सर वो मैंने पढ़ी तो थी सर, वो नॉन कॉलेजिएट के हिसाब से वो तैयार किया था, तो अब मुझे ये याद नहीं है सर उनका दर्शन क्या। हाँ सर। चलो, मानवाधिकार आयोग के बारे में तो जानते होंगे? हाँ सर। ये मानवाधिकार कहाँ से आए? मानवाधिकार सर मेरी बात सुने, मेरा ये मानना है कि अगर सही मायने में अगर भारतीय संस्कृति के आधार पर एक मानव है, सही मायने में मनुष्य है, तो अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं है। आप टिप्पणी कर सकते हैं इस पे, करिए सर। जो मानव धर्म है वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को और वो जो मानव धर्म बनाया गया है उसको यदि वह निभाता है तो हर एक राम राज्य की सर स्थापना होगी, और उस राम राज्य में कहीं भी मानव अधिकारों का वायलेंस होने की ऐसी आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कोई मानव अधिकारों का वायलेंस होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों को करेगा तो उस स्थिति में मानवाधिकार की कोई आवश्यकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि राजस्थान में लगभग कितने प्रशासनिक विभाग हैं? सर इसकी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। एग्जैक्ट नहीं है तो जो जानकारी है वही बता दें। एग्जैक्ट नहीं है तो प्रशासनिक विभाग से सर तात्पर्य क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। विभाग नहीं होते हैं? शिक्षा विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, संस्कृति और कला विभाग, ऐसे नहीं होते विभाग? हाँ होते सर। तो कुल कितने हैं राजस्थान में? नहीं सर, मैं नहीं बता सकता। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। राजस्थान का किसी भी राज्य का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? क्या सर? हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट, हाँ। राज्य का हेड ऑफ द स्टेट मुख्यमंत्री होता है सर। अच्छा, हाँ सर। तो फिर राज्यपाल क्या होता है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को माना जाता है। मैंने तो आपको राज्य का हेड ऑफ द स्टेट ही पूछा था। अच्छा चलो बताओ, आगे दूसरी तरफ चलते हैं। जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है, क्या नाम, उड़ीसा में, उसको किसने बनाया था? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी। नहीं मालूम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कितने वर्षों के लिए हुई? सर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? सर ये नहीं पता सर। अंग्रेजों को बॉम्बे कैसे मिला? बम्बई, अभी मुंबई कहते हैं।
अंग्रेजों को बॉम्बे सर पुर्तगालियों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे और उसमें किसने दहेज किए के थे? रूप में उन्होंने बॉम्बे किसने किए थे? किसके साथ विवाह नाम हुआ था किसका? नाम तो सर मुझे याद नहीं है, लेकिन पुर्तगालियों का वैवाहिक संबंध थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम है ना, वो हाँ किसने सर। और कब बनाया था? सर जहाँ तक मैं सर समझ रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, शायद वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनवाया गया है। नहीं नहीं, वो तो बहुत पहले बन गया था। मॉर्निंग स्ट्रिंग तो बहुत लेट आए थे। सर चलो कोई बात नहीं, ये आपका पहला मॉक है ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। जी सर, लोहिया सर। नमस्ते सर। राजेश सर आप सर। हाँ, सुन पा रहे हाँ सर। हो? ये बताइए 2+2 वार्ता क्या है? क्या सर? 2+2 वार्ता। 2+2 का आधा। वार्ता दो वार्ता। दो। सॉरी सर, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। एक हेलो। हाँ सर। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है आपको? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है। 2+2 वार्ता के बारे में बताइए। 2+2 वार्ता। नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी चलिए, ये बताइए अमेरिका में जो भारतीय समुदाय है वो राष्ट्रपति पद के लिए किसका समर्थन कर रहा है? सर, इस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भारत का जो अभी रिसेंटली न्यूज आया है कि उन्होंने उनके लिए फंडिंग कलेक्ट की है, तो उस आधार पर ये मान सकते हैं कि वो बाइडेन पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। क्या कारण है? सर वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उपराष्ट्रपति पद के जो दावेदार हैं, जो सर मैं नाम तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भारतीय मूल की महिला हैं। तो एक तो सर ये कारण हो सकता है। दूसरा सर, डेमोक्रेटिक पार्टी लोकतंत्र की समर्थक है और भारत में भी एक लोकतंत्र है, उसकी समानता की वजह से भारतीय जो हैं उनका झुकाव बाइडेन की ओर है। ये अनुच्छेद 370 है, इससे कोई संबंध है क्या इसका? सर मुझे नहीं पता सर इस बात। चलिए, आप ये बताइए अभी आरबीएससी के अध्यक्ष कौन है? आरबीएससी नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। न्यूज आई है कि आरबीएससी जो है सिलेबस को 40% कम कर देगा। हाँ सर। क्या कहना है आपका इस बारे में? सर वो कोरोना वायरस के कारण कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग पा रही हैं, उसकी वजह से यदि 100% सिलेबस को शामिल करके एग्जाम हेल्ड करवाए जाएं तो बच्चे मार्क्स नहीं ला पाएंगे और उसकी वजह से शायद उनका मनोबल गिर सकता है। और ऐसा नहीं हो, जितनी दिन तक कक्षाएं लगे बच्चों पर मानसिक दबाव नहीं हो, उसके लिए कोर्स सिलेबस को कम करना आवश्यक भी है। एक नेता है, उन्होंने कहा कि हम 370 को चीन की मदद से लागू करवाएंगे। हाँ सर। धारा जो अनुच्छेद 370 है उसको चीन की मदद से लागू करवाएंगे, कौन है वो नेता? नहीं सर, उनका नाम नहीं पता। अच्छा, अगर ऐसा कोई नेता करता है तो उस पर देशद्रोह का केस बनता है क्या? सर यहाँ चीन का इंटरफियर करके यदि आर्टिकल 370 को लागू करवाया जा रहा है, जो कि सरकार ने पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा, 370 को सरकार द्वारा ही हटाया गया है, लेकिन इसके लिए सर ये प्रोसीजर है कि वो संविधान में संशोधन किया जाएगा, उसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। अगर वो चीन की मदद लेते हैं तो वहाँ वो उन नेताओं को प्रभावित करेंगे, चाइना उन नेताओं को प्रभावित करेगी। तो चीन की मदद हो या ना हो, लेकिन अपनी संसद से वो पास होना चाहिए, उन पर राष्ट्रद्रोह का केस तो सर नहीं बनता है। ये अटल टनल क्या है?
सर मैंने इसका नाम सुना है, अटल टनल एक जम्मू कश्मीर में बनाई गई एक सुरंग है। सर इतना ही इसके बारे में पता। हाँ सर, क्या सर? अटल टनल किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, क्या लंबाई है इसकी? नहीं सर, इसके मुझे डाटा फैक्ट्स याद नहीं है। चलिए, देखिए अभी जो चल रहा है आपके उधर करौली साइड का, कि मौत पर जो मुआवजा दिया जाता है और सरकारी नौकरी दी जाती है, हाँ सर। सही है क्या ये? बिल्कुल सर इसको यदि उस व्यक्ति की मौत जो हुई है, उस व्यक्ति की मौत की वजह से जो शेष उसका जो परिवार है, यदि उसके भरण पोषण की समस्या आती है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास होना और उनके लिए ऐसे भत्तों का देना आवश्यक भी है। लेकिन इसके लिए कोई सरकारी नौकरी देना ही आवश्यक नहीं है, अन्य सरकारी योजनाओं में उनको शामिल भी किया जा सकता है। यदि ऐसा रहा कि हर मौत पर एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उससे एक अस्वस्थ कल्चर का निर्माण होगा सर, और वो देश के लिए सही नहीं। जी। जी लोहिया सर। जी बबलू जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। लग रहा है न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते हैं आप? नहीं सर, 2-3 दिन से पढ़ा है, बस उससे पहले का नहीं पढ़ा है, लेटेस्ट 2-3 दिन पढ़ा है। अच्छा, ये होता है राजस्थान में जो राइट टू सर्विस है, सेवा का अधिकार, क्या है ये? नहीं सर, इसके बारे में मुझे जानकारी के बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं। ये तो मेंस में भी सिलेबस में है, प्रशासन और प्रबंधन में। लोक सेवा गारंटी एक्ट तो था सर, राइट टू सर्विस तो मैंने नहीं पढ़ा। वही है लोक सेवा गारंटी, उसी को तो कहते हैं सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस। तो लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, उसके बारे में सर मुझे नॉलेज है। बताइए क्या है वो? सरकारी जो भी सेवाएं हैं उनको निश्चित समय में और गारंटी के साथ नागरिकों को मुहैया करवाने के लिए इसे लोक सेवा गारंटी एक्ट को लाया गया, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके और जनता को, आमजन जो भी है, उसको सरकारी सेवाएं सही समय पर और सही मात्रा में उनको दी जा सके। कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है इसमें? सर 104 सेवाएं हैं। 104 सेवाएं हैं। क्या समय सीमा है, मिनिमम और मैक्सिमम? ये सर फैक्ट मुझे याद नहीं। अच्छा, अगर समय पे सेवाएं नहीं देता है कोई विभाग, तो क्या व्यवस्था है उसके लिए? उसके लिए सर वहाँ जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वो जो भी उस पर फाइन लगाया जाएगा, संबंधित जो अधिकारी है, यदि वो सर्विस नहीं दे पाता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, तो जो भी नुकसान है उसकी भरपाई संबंधित अधिकारी की सैलरी से की जाएगी, ऐसा प्रावधान। पर डे के हिसाब से कुछ जुर्माने की व्यवस्था है क्या? हाँ सर, पर डे के हिसाब से सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 500 रुपीज पर डे के हिसाब से कुछ ऐसी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र भी होता है, सुना है? हाँ सर। वो क्या होता है? इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सिटीजन चार्टर एक्ट के तहत जो भी सेवाएं मुहैया करवाएंगे, वो सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी, तथा साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा नागरिकों से, अर्थात नागरिकों उन्मुखी सेवाओं की व्यवस्था करता है सिटीजन चार्टर एक्ट। तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में? यही बातें तो आपने बताई लोक सेवा गारंटी अधिनियम की, और इसकी भी वही बातें बता रहे आप। सर ये सिटीजन चार्टर एक्ट को, एक्ट के जो उद्देश्य हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 लाया गया। सिटीजन चार्टर एक्ट बार बार आप बोल रहे हैं, ये एक्ट कब बना है? सर ये तो मुझे नहीं याद। ये तो आज तक कोई ऐसा एक्ट बना ही नहीं है हमारे देश में, ना राज्य में बना है ना देश में बना इस तरह का कोई एक्ट। सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए सर ये एक्ट लाया गया। ओके। और एक एक्ट लागू है राजस्थान में, हियरिंग का, या राइट टू हियरिंग, सुनवाई का अधिकार। नहीं सर, इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है। चलिए, अच्छा चलिए,
ये बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्तमान समय में हमारे देश में विपक्ष की भूमिका, 1 मिनट आपको बोलना है इसके ऊपर, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, जो जनमत जो अब सत्तारूढ़ दल को बहुमत की जो जितनी अधिक मात्रा दी गई है उसकी वजह से आज विपक्ष लगभग खत्म सा हो गया है और विपक्ष को होना ही एक स्वस्थ लोकतंत्र को स्थापित करता है। अभी 1 मिनट नहीं हुआ। सर, अभी अभी जो विपक्ष है वो केवल विपक्ष को नागरिकों के समक्ष जाना चाहिए ताकि उनको नागरिकों से संवाद करने का अवसर मिले और वो नागरिकों की समस्याओं से जब उन नागरिकों की समस्याओं को वो उठाएंगे तो उससे उनके नागरिकों में पैठ होगी और उसकी वजह से जो वोट बैंक अभी सत्तारूढ़ दल को अधिक मात्रा में दिया गया है उससे विपक्ष की भूमिका लगभग समाप्त सी हो गई है, वो भूमिका स्थापित हो पाएगी और भारत में स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो पाएगा। विपक्ष की भूमिका खत्म कहाँ हुई? यहाँ तो देख रहे हैं पंजाब हो, हाथरस हो, इतना विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। हाँ सर, वो हंगामा कर रहे हैं लेकिन उनको यहाँ हाथरस में तो उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया, उस स्पॉट पर जाने से ही रोक दिया गया। अभी सर राज्यसभा में जो बिल पास हुए उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि विपक्ष का अभी जनता में उतना पकड़ स्थापित नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। तो विपक्ष को प्रवेश नहीं करने दिया तो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में हमारे देश में। तो सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। लोकतंत्र खतरे में है क्या? फिर इसका मतलब तो ये है, अगर विपक्ष को हाथरस में प्रवेश नहीं करने दिया गया, आप कह रहे हैं कि विपक्ष का होना तो लोकतंत्र की एक अनिवार्य जरूरत है। हाँ सर। तो फिर लोकतंत्र खतरे में हमारे देश में, इसका मतलब? नहीं सर, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे प्रदेश में न्यायपालिका भी है और वो भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है और वो वहां से ये व्यवस्था मेंटेन रखी जाती है। लेकिन यदि विपक्ष होता है, एक सुदृढ़ विपक्ष होता है, तो उस स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल है वो तानाशाह होने से बचता है और वहां जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय संतुलित निर्णय किए जाएंगे, ऐसे एकाएक निर्णय नहीं लिए जा सकते। अच्छा, चलिए फिर अब आपने कहा कि अभी हमारे देश में सुदृढ़ विपक्ष नहीं है और ऐसा होता है तो तानाशाही हो जाती है, तो इसका मतलब फिर हमारे देश में तानाशाही है वर्तमान समय में? नहीं सर, अभी न्यायपालिका की वजह से ये व्यवस्था मेंटेन की हुई है, तानाशाही स्थापित नहीं हो पाई है क्योंकि अभी एनजेक जैसे बिल आए थे, वहां न्यायपालिका ने इंटरफियर किया था और एनजेक बिल को जीरो घोषित किया था। कृषि बिल वाला जो मामला था उसमें राज्यसभा में जो वोटिंग करवाया गया है वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है, तो न्यायपालिका के द्वारा ये व्यवस्था फिलहाल अभी मेंटेन की हुई है सर। नहीं तो अभी कोई ऐसा फैसला बताइए न्यायपालिका का जिसको सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो न्यायपालिका ने। आजकल तो न्यायपालिका भी वही बोल रही है जो सरकार कह रही है। सर, जो तबलीगी जमात वाला केस था सर, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो केंद्र सरकार द्वारा जो हलफनामा पेश किया गया है वहां ये कहा गया है कि आपने एक जूनियर अधिकारी से हलफनामा पेश करवाया है और जो गलत रिपोर्टिंग की गई थी, धार्मिक उन्माद को जो बढ़ावा दिया गया था, वो उसके संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है, तो आप दोबारा से चीजों को गोलमोल करने के बजाय स्पष्ट रूप से आप एक हलफनामा प्रस्तुत करें। तो इसमें केंद्र सरकार को क्या फर्क पड़ा? तबलीगी जमात का मामला 8 महीने पूर्व पहले जो होना था हो गया, अब आज अगर कोर्ट ने ऐसा कह दिया तो उससे केंद्र सरकार को क्या नुकसान हो गया? सर, जनता में ये बात तो प्रवेश कर गई या जनता में आगे के जो भी चुनाव होंगे वहां जनता इस बात को अपने मन में बिठा सकती है कि जो भी धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिकता वाले जो भी भाषण वगैरह दिए जाएंगे या इनको मुद्दा बनाया जाएगा तो उस व्यक्ति को वोट नहीं करना है। ऐसा जनता के पक्ष में यदि आता है तो जनता के दिमाग में यदि ऐसा आता है तो केंद्र सरकार को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगले इलेक्शन में। आपको लगता है हमारे देश की जनता इतनी समझदार है? 100 के 500 के नोट बंटवा दिए जाए चुनाव के समय, सब भूल जाती है जनता तो हमारे देश की। सर, अभी चूंकि शिक्षा का स्तर उतना अधिक नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष कांग्रेस जो स्थापित थी उसको हटा दिया गया, दिल्ली में सरकार को चेंज कर दिया गया, पूरे भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए भी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इन सब चीज को देखते हुए हम ये बात लोगों का जो चुनाव व्यवहार है वो
ठीक है अभी, लेकिन शिक्षा का स्तर यदि और बढ़ता है तो परिपक्व लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। फिर आपने कंट्राडिक्टी बात कर दी, राजस्थान में तो शिक्षा का स्तर सबसे कम है और फिर आप कह रहे हैं वहां बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई है। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि एक लहर जो चलती है उस लहर में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो शामिल नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से सर ऐसा देखने को मिल रहा है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है सर। ललित जी। जी जी सर। बबलू जी राजा खेड़ा धौलपुर के हैं। हाँ सर। राजा खेड़ा नाम क्यों है? राजा खेड़ा का मतलब जहाँ राजपूत लोगों का निवास है, उसके नाम पर ये राजा खेड़ा नाम दिया गया। खेड़ा वर्ड का भी कोई अर्थ है? खेड़ा खेड़ा का मतलब सर एक ऐसी जगह से होता है जहाँ कुछ लोग कम संख्या में निवास करते हैं, तो हम उसको खेड़ा बोलते थे सर। तो राजा राजपूतों से राजा खेड़ा बनाते हैं। ठीक है। अच्छा बताएं कि राजा खेड़ा तहसील का कोई भौगोलिक महत्व है राजस्थान में? हाँ सर, ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बॉर्डर पर है। सबसे अंतिम गांव जो सिलाना है वो राजा खेड़ा तहसील में ही स्थित है और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। इसलिए यह सेंसिटिव एरिया भी है जहां सरकार को अधिक काम करने की जरूरत थी। सेंसिटिव किस दृष्टि से? सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों की सीमाएं यहाँ टच कर रही हैं। इसकी वजह से सर जो डेकॉइट्स हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से राजा खेड़ा को भी प्रभावित करते हैं। प्रभाव किसका अधिक है, एमपी का या यूपी का? अभी सर राजा खेड़ा में यूपी का प्रभाव सर अधिक देखा गया है। कैसे? सर यूपी की जो भाषा है वो राजा खेड़ा के निवासियों में झलकती है। यूपी की जो कल्चर है वो भी राजा खेड़ा के निवासियों से मैच करती है और उसमें समानताएं देखी गई हैं। और जो भी खरीदारी वगैरह करनी होती है वो हम लोग धौलपुर की बजाय आगरा से करते हैं, तो वो हमारे नजदीक पड़ता है। इसलिए राजा खेड़ा यूपी से अधिक कनेक्ट में है। डाकू ज्यादा यूपी से आते हैं एमपी से? क्या सर? डाकू डेकॉइट्स डेकॉइट सर मध्य प्रदेश से आते अभी भी है ऐसी स्थिति वर्तमान में भी? हैं। नहीं सर, अब उतनी अधिक स्थिति नहीं है जितनी कुछ समय आज से 20 साल पहले थी, लेकिन अब स्थितियां कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ऐसी वारदातें होती रहती हैं। आपको राजा खेड़ा का एसडीएम बना दिया जाता है। हाँ सर। तो वर्तमान स्थिति में जो डाकू प्रथा बची है उसको किस प्रकार आप सुधार करेंगे? सर इसके लिए मैं वहाँ के जो भी लोग रह रहे हैं और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं सटे एरिया में एक तो चौकियां स्थापित की जाएंगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा ताकि वहाँ जो चंबल के रिवाइंस हैं, जो बीहड़ हैं, वो बीहड़ सुरक्षित हो सके और वहाँ लोगों की आवाजाही प्रारंभ हो सके। और वहाँ का शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, लोगों का जो दृष्टिकोण है उसे भी सर बदला जाए तो वहाँ डेकॉइट की समस्या अच्छा उत्तर दिया। अच्छा बताएं कि धौलपुर का लिंगानुपात कितना है? सर 880 है सर, मैं अच्छी तरह से सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 846 है। अच्छा बताएं कि राजस्थान में इसका कौन सा स्थान है लिंगानुपात में? राजस्थान में सर सबसे लोएस्ट लिंगानुपात धौलपुर का सबसे पीछे है, राइट? क्यों है? हाँ सर, उसका कारण एक तो यहाँ के लोगों की बालिकाओं के प्रति जो समझ है वो समझ सही नहीं है। दूसरा, यहाँ बाल विवाह जैसी प्रथाओं का प्रचलन है और उसकी वजह से लड़कियां, जो वुमेन सिक्योरिटी की समस्या है उसकी वजह से लड़कियों को लोग पसंद कम करते हैं, पराया धन समझा जाता है अधिकांश स्थितियों में। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा लगे होने के कारण जो भ्रूण टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो वहां जाकर के लोग करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो गर्भपात है उसकी संभावना अधिक हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा है? हाँ सर, कन्या भ्रूण हत्या अधिक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या इस स्थिति में सुधार के लिए कोई सरकारी प्रयास हुए हैं?
योजना है, प्रयास? हाँ सर, कन्याओं को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो सरकार की तरफ से उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और उसे एक रोल मॉडल की तरह समाज में स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों अभी का वर्तमान में क्या योजनाएं चल रही है? सर, छात्रवृत्ति योजना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जा रहा है, लड़कियों को शादी पर शुभलक्ष्मी योजना है, धनलक्ष्मी योजना है, वहाँ लड़कियों की शादी पर 50,000 रुपए एक मुश्त की राशि दी जा रही है। ये सब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हाँ सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये योजना है या अभियान है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर एक अभियान है। अच्छा, कब से प्रारंभ हुआ है? सर ये हरियाणा से प्रारंभ किया गया था सर, सन मुझे नहीं याद है कि डेट क्या है। राइट, सही बोल रहे हैं। और राजस्थान में बता सकते हैं कब से प्रारंभ हुआ? नहीं सर, मुझे डेट नहीं पता। ठीक है, उपाध्याय सर। हाँ बबलू जी, हाँ सुन रहे हैं? हाँ सर। आपको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कहीं किसी कारण से आप तैयारी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन बार बार आपने कहा मैं नहीं जानता। बहुत सामान्य सवाल आपसे मैंने भी पूछे थे, बहुत ज्यादा सामान्य थे। पॉलिटिकल साइंस में आप एमए, तो थोड़ी सब्जेक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपने कुछ करंट इश्यूज पर जो प्रश्न किए गए उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं थी। आपने अखबार पढ़ने की आपकी आदत नहीं, केवल 2-3 दिन से पढ़े। आपको मेरी राय है कि एक साल भर के अखबार, ठीक है, एक साल भर की करंट न्यूज जो आजकल पब्लिश्ड भी है, मेरे ख्याल से कुछ मैगजीन्स में है, ये पब्लिश्ड भी है, वो ऐसी पत्रिकाएं आप ले आए और उनका थोड़ा अध्ययन करें। थोड़े समय के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं ना? अभी आपके पास समय है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका 15 दिन में बढ़ेगा अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो। आप बार बार कह रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं है। मानव अधिकार के बारे में भी आपने बताया, एक सवाल का जवाब तो ठीक दिया आपने। बाकी ज्यादातर में आपने कहा मुझे पता नहीं है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप आरएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप तैयारी करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें और डे टू डे जो अफेयर्स हैं उसके प्रति आप जागरूक रहें, ठीक है? थोड़ा अपडेट रहेंगे तो आप इसी प्रकार के सवाल और हमारे जैसे ही लोग बैठ के पूछेंगे वहां पर। तो ये बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू का प्रयास ललित जी ने किया है। तो एक बार 15 दिन आप अच्छी तैयारी करें और 1-2 मॉक इंटरव्यू और दें आप, ठीक है बबलू जी? ओके सर। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जो मन में घबराहट है वो नहीं रहेगी। आपके अंदर से अपने आप, एक बार पढ़ा हुआ होगा ना, याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा हुआ होता है ना कुछ भी, तो अंदर से आवाज आती है ऑटोमेटिक। इसलिए आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो निराश नहीं हो आप बिल्कुल। 1-2 मॉक इंटरव्यू और देने पड़ेंगे आपको, ठीक है? बाकी सवालों के जवाब, ललित जी के सवालों के जवाब अच्छे दिए आपने, है ना? थैंक यू जी सर। लोहिया सर। जी बबलू जी, बस वही न्यूज़पेपर, तो जैसा सबने बताया, आपने खुद ही कहा कि 2-3 दिन से ही पढ़ रहे हैं। मैगजीन ले लीजिए कोई भी, इसमें साल भर का वार्ष की अब तो आती हैं कई सारी, एक बार कम से कम साल 6 महीने की चीज़ों की जानकारी हो। और अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ें। मेन बस वही बात है कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे 15-20 दिन तो अच्छा हो जाएगा, तो वो कर लीजिए। और अल्टीमेटली फंसे नहीं आप। मैं फंसाना चाह रहा था और लास्टली आप फंसी गए कि आपने कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे नाम आपने बोल ही दिए। तो इस तरह से किसी राजनीतिक दल के नाम आपको नहीं बोलना है। और मतलब मैं वही कोशिश कर रहा था कि कैसे फंसाऊं आपको, और लास्टली वो हो गया। तो उस तरह से कांग्रेस या बीजेपी या राजस्थान, ये सब चीजें, मतलब एक जनरल हम तो बात कर रहे हैं आपसे, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे फोकस करेंगे। जो भी डे बाय डे की घटनाएं हैं उनको थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? सुन रहे हैं बबलू जी, सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है जी सर। राजेश सर। हाँ बबलू जी, एक देखिए, ये प्रवृत्ति होती है कि कोई पद पर रहते हुए अपन कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो उसका बहाना बनाते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, कार्य की अधिकता है। तो इस प्रकार का आप जब इंटरव्यू हो, ऐसा कोई बात नहीं करें कि मैं इतना बिजी रहता हूँ, ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है?
तो ऐसा कोई पॉइंट आप वहां पे नहीं बोलो। 15 दिन में सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज लाने की जरूरत है। सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं, डीप हो चाहे बेसिक हो, ठीक है, तो उनका जो सब्जेक्ट्स आप जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन आपको काफी जो करंट है वो नहीं आए, तो करंट के तो आप ध्यान रखें, उसके साथ साथ जो बुक्स हैं उनका थोड़ा सा नॉलेज निकालें। जरूर पूछे जाएंगे वहां पे प्रश्न, और पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरे मॉक इंटरव्यू का इंतजार रहेगा, ठीक है सर। जी बबलू जी, शुरू में आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लग रही थी, फिर बीच में आपने उसको गायब कर दिया, तो आप प्रयास करें कि वो एक स्माइल बनी रहे फेस पे। अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, आवाज अच्छी है। और दूसरा जो आपका नॉलेज पार्ट है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, जिसमें बीए एमए में जो सब्जेक्ट्स है बढ़िया करिए। विशेषकर राजनीति विज्ञान जो बता चुके हैं, राजनीति विज्ञान में भी संविधान और आधुनिक भारत, इनको अच्छा करें। करंट इश्यूज बता चुके हैं लोहिया सर और राजेश सर। प्रशासन की पूरी जानकारी हो, पंचायती राज, नगर निकाय या भारतीय प्रशासन, प्रमुख एक्ट की विशेष जानकारी रखें, लोक सेवा गारंटी एक्ट या जो भी एक्ट आपसे पूछे गए। और बाकी ठीक है, राजस्थान जी की ठीक ठाक है लोकल, पर इसको और ज्यादा विस्तृत की आवश्यकता है जो नेक्स्ट मॉक में आपसे पूछेंगे। बाकी ओवरऑल ठीक था, एवरेज से अच्छा था, और आई होप कि आप अगली बार और अच्छा तैयार होके आएंगे। सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट के लिए बढ़िया तैयार